कुछ लोग जन्म से महान होते हैं, कुछ अपने कर्मों से महान बनते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो पूरे देश को अपने सपनों से प्रेरित कर देते हैं। सपने वो नहीं है जो नींद में आते हैं, सपने तो वो है जो नींद आने नहीं देते हैं। यह कहानी है अब्दुल कलाम की, एक छोटे से गांव रामेश्वरम के लड़के की, जो भारत का मिसाइल मैन और जनता का राष्ट्रपति बना। स्थान रामेश्वरम, तमिलनाडु। साल 1931। 15 अक्टूबर। एक शांत समुद्री कस्बा जहां लहरों की आवाजें बच्चों की हंसी में घुल जाती थीं। वहीं जन्मा एक लड़का, अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। गरीबी थी मगर इरादे बुलंद थे। उनके पिता नाव चलाते थे, मां धार्मिक और दयालु। घर में पैसे नहीं थे मगर संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। पिता क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे तो शुरू से ही उन्हें कई तकलीफों का सामना करना पड़ा। एक बार क्लास में उनका एक दोस्त था जो मुख्य पुरोहित का बेटा था। रामदास शास्त्री, जो मुख्य पुरोहित का बेटा था, अपनी पहली बेंच पर बैठा था। मास्टर जी नाराज हो गए और उन्होंने सोचा, मुसलमान लड़का प्रमुख शास्त्री के बेटे के साथ पहली बेंच पर कैसे बैठ सकता है। उन्हें यह ठीक नहीं लगा और उन्होंने अब्दुल कलाम को पीछे भेज दिया। अब्दुल कलाम चुपचाप पीछे जाकर बैठ गए। इस घटना से उन्होंने उस दिन संकल्प लिया कि वह पीछे बैठकर दुनिया बदलेंगे। उन्होंने यह समझा कि पीछे बैठना कोई मायने नहीं रखता। यही वजह थी कि वह अक्सर कहते थे, देश का सबसे अच्छा दिमाग क्लासरूम की आखिरी बेंच पर भी मिल सकता है। परिवार बहुत बड़ा था, 5 भाई बहन थे। पैसों की कमी तो होनी थी, तो अपने खर्चा निकालने के लिए अखबार बेचना शुरू किया। वो बच्चा रोज स्कूल के बाद स्टेशन से अखबार लाता, गलियों में बांटता और फिर बैठ जाता सितारों को देखने। उसे लगता एक दिन वो भी उड़ेगा, बहुत दूर, उन सितारों तक। अखबार बेचते वक्त वह पूरे अखबार को भी पढ़ लेते थे। पढ़ाई में अव्वल, मगर राहें आसान नहीं थीं। वो जानते थे, अगर कुछ बनना है तो खुद को साबित करना होगा। 8 साल की उम्र में वह बहुत छोटे थे। उनके गांव से कई किलोमीटर दूर एक मास्टर जी थे जो बहुत अच्छे गणित पढ़ाते थे। उन्होंने कहा, सुबह 4 बजे 1 घंटे की क्लास फ्री होगी और मैं उसी बच्चे को पढ़ाऊंगा जो नहा धोकर सुबह 4 बजे क्लास में आएगा। अब वह कई किलोमीटर दूर से सुबह 3 बजे उठकर तैयार होकर नहा धोकर, चाहे सर्दी हो, बारिश हो या तूफान, ठंडे पानी से नहाकर सुबह 4 बजे तक क्लास में पहुंच जाते थे। इतनी पढ़ाई की ललक थी, कुछ कर दिखाने की। ईमानदारी से कभी भी हटे नहीं, क्योंकि छोटा लक्ष्य देखना पाप के समान है। इसलिए हमेशा महान लक्ष्य चुनना चाहिए। जब वह 5वीं क्लास में थे, उनके टीचर श्री सुब्रमण्यम अय्यर, जो बच्चों को यह सिखा रहे थे कि चिड़िया कैसे उड़ती है, इसकी डिटेल से डिटेल समझा रहे थे। चिड़िया कैसे उड़ती है यह बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने बच्चों को समुद्र के किनारे ले जाकर उड़ती हुई चिड़ियां दिखाई और यह लाइव उदाहरण दिखाकर चिड़िया के पंखों की डिटेल समझाई। इस अनुभव ने उनके दिमाग में प्रोफेशन का आकार लेना शुरू किया। उनका घर समुद्र के करीब था और उनकी इच्छाएं आकाश से भी ऊंची थीं। वहीं से उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को चुना। हाई स्कूल की पढ़ाई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने रामनाथपुरम के श्वार्ट्ज हायर सेकेंडरी स्कूल में की थी। एक दिन गलती से वे अपनी क्लास छोड़कर किसी और क्लास में पहुंच गए। जैसे ही वे अंदर गए, क्लास के शिक्षक ने देखा, यह छात्र तो गलत कक्षा में आ गया है। उन्होंने डांटा और एक चपत भी लगाई। गुस्से में बोले, जब तुम्हें यह तक नहीं पता कि तुम्हारी कक्षा कौन सी है तो पढ़ाई क्या करोगे? ये गणित की क्लास है। इस एक घटना ने अब्दुल कलाम के भीतर कुछ जगा दिया। उन्होंने खुद से वादा किया, अब गलती नहीं होगी, अब मेहनत होगी। और फिर उसी गणित में उन्होंने परीक्षा में 100 में से 100 अंक लाकर सबको चौंका दिया। वह शिक्षक भी हैरान रह गया। कलाम ने साबित कर दिया, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना होगा। बचपन से ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के मन में था, उड़ना है, आसमान में ऊंचा उड़ना है। इसी सपने को सच करने के लिए उन्होंने देश के सर्वश्रेष्ठ कॉलेज MIT
मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया। विषय था एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। पर यह सफर आसान नहीं था। फीस भरने के लिए उनकी बहन ने अपने गहने तक गिरवी रख दिए। कॉलेज में एक दिन उन्हें एक अहम प्रोजेक्ट मिला। विमान का डिजाइन तैयार करना था। अब्दुल कलाम ने दिन रात मेहनत कर डिजाइन बनाया और अपने प्रोफेसर को दिखाया। लेकिन प्रोफेसर नाखुश थे। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, अगर तुमने अगली बार अच्छा डिजाइन नहीं दिया तो तुम्हारी स्कॉलरशिप छिन जाएगी। यह सुनकर कलाम सन्न रह गए। उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी, स्कॉलरशिप छिन जाएगी, बहन के गहने, उनका बलिदान। उन्होंने विनती की, सर मुझे 1 महीना दे दीजिए। प्रोफेसर बोले, 1 महीना नहीं, सिर्फ 3 दिन। 3 दिन, 3 रातें, बिना खाए, बिना सोए। अब्दुल कलाम ने सिर्फ एक ही काम किया, नया डिजाइन बनाना। 72 घंटे बाद जब उन्होंने अपना मॉडल पेश किया, प्रोफेसर की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बहुत सुंदर डिजाइन है, तुमने कमाल कर दिया। और फिर कलाम ने साबित कर दिखाया, जो नींद और निंदा पर विजय पा लेते हैं उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद उन्होंने MIT की परीक्षा शानदार अंकों से पास की और उनका सपना आकार लेने लगा। उन्होंने खुद को साबित किया और यहीं से उनकी उड़ान शुरू हुई। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन की अगली सीख बहुत महत्वपूर्ण है। विफलता को दिल में और सफलता को सिर पर हावी मत होने दो। दिल और दिमाग दोनों को संतुलित रखना सीखो। अब उनके सामने 2 विकल्प थे, एक इंटरव्यू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए दिल्ली में और दूसरा एयर फोर्स के लिए देहरादून में। मन था आसमान छूने का, सपना था फाइटर पायलट बनने का, इसलिए एयर फोर्स को चुना। देहरादून पहुंचे जहां 25 उम्मीदवारों में से केवल 8 को चुना जाना था। जब नतीजा आया, डॉक्टर कलाम 9वें स्थान पर थे, 1 कदम पीछे, 1 नंबर से पीछे। सपना वहीं टूट गया, दिल टूटा, हौसला डगमगाया। लौटते समय वे ऋषिकेश पहुंचे जहां उनकी मुलाकात हुई स्वामी शिवानंद से। स्वामी शिवानंद ने न केवल उन्हें धैर्य दिया बल्कि गीता की सीख भी दी। अगर तुम्हारी ख्वाहिश पवित्र है और उसमें शिद्दत है तो पूरी कायनात उसे पूरा करने में लग जाती है। जो जैसा सोचता है वह वैसा ही बनता है। यम यम वापि स्मरम भावम, जैसी भावना होगी वैसा ही परिणाम मिलेगा। कलाम ने यह बात दिल से लगा ली, विश्वास किया खुद पर, अपने सपनों पर। दिल्ली लौटे और उस नौकरी को ज्वाइन किया जो प्लान बी लग रहा था, DRDO में वैज्ञानिक के रूप में। किसे पता था यही DRDO एक दिन भारत की वैज्ञानिक शक्ति की रीढ़ बन जाएगा। और वहीं उनकी मुलाकात हुई एक महान वैज्ञानिक से, डॉक्टर विक्रम साराभाई से। देशभक्त, दूरदर्शी और अवसरों के निर्माता। वहीं से शुरू हुआ एक नया अध्याय जो भारत के मिसाइल कार्यक्रम को नई ऊंचाइयां देगा। जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम DRDO में शामिल हुए तो वे सिर्फ एक युवा वैज्ञानिक थे जिनके पास सपना था लेकिन दिशा नहीं। और तभी उनकी मुलाकात हुई एक ऐसे गुरु से जो सिर्फ वैज्ञानिक नहीं बल्कि एक प्रेरणा स्रोत थे, डॉक्टर विक्रम साराभाई। साराभाई ने कलाम में कुछ देखा, दूरदृष्टि, समर्पण और उड़ान भरने की ललक। उन्होंने उन्हें बस एक दिशा दी और कलाम ने अपना पूरा जीवन उसमें झोंक दिया। साराभाई ने कहा, हम रॉकेट बनाएंगे, भारत को अंतरिक्ष में पहुंचाना है। साल था 1963। साराभाई ने उन्हें भेजा अमेरिका, नासा में ट्रेनिंग के लिए। दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी। 6 महीने की ट्रेनिंग थी लेकिन असर आजीवन पड़ा। नासा में वैज्ञानिक चौंक गए, बोले यह भारतीय लड़का कुछ खास है। फिर उन्हें प्रस्ताव मिला, ऐसा प्रस्ताव जो किसी का भी दिल डोलाने के लिए काफी होता। तुम यहीं रहो, अमेरिकी सिटीजनशिप ले लो, सैलरी देंगे भारत से 5 गुना, गोरी लड़की से शादी कर लो और आराम से जिंदगी बिताओ। कुछ पल के लिए कलाम का मन भी डगमगाया। उन्होंने खुद अपनी आत्मकथा में लिखा, मैं ठहर गया, सोचा क्या करूं। एक तरफ था पैसा, सुविधाएं, वैश्विक करियर
और दूसरी ओर थी देशभक्ति, जिम्मेदारी और अपने देश का सपना। आखिरकार उन्होंने चुना भारत को। कहा, नहीं, मैं इस सुविधा के संसार को नहीं, अपनी मिट्टी को चुनूंगा। वो लौट आए, भारत लौट आए, और यहीं से शुरू हुई उनकी यात्रा, मिसाइलों से लेकर मिशनों तक की। डॉक्टर कलाम ने साबित किया, देश प्रेम केवल युद्ध में नहीं, कभी कभी यह सबसे बड़ी कुर्बानी होती है, आराम और अवसर छोड़ देना। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने कहा, अब कोई हमें रोक नहीं सकता। भारत का वैज्ञानिक भविष्य अब तय हो चुका है, और इसी भविष्य की पहली ईंट थे अब्दुल कलाम। साराभाई ने उन्हें केवल प्रोजेक्ट नहीं दिए, उन्हें सपनों को हकीकत में बदलने की कला सिखाई। कलाम ने बाद में कहा, डॉक्टर विक्रम साराभाई मेरे गुरु ही नहीं, मेरे वैज्ञानिक जीवन के सूत्रधार थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन केवल मिसाइलों का नहीं, बल्कि संघर्षों और सीखों का भी था। उन्होंने कहा था, डिफिकल्टीज आती हैं ताकि आप और मजबूत बने। जब वे आईएसआरओ की शुरुआती टीम में शामिल हुए तो वहां ना लैब थी, ना फंडिंग। सेंट मैरी चर्च बना ऑफिस, गौशाला बनी लैब, बिशप का घर बना वर्कशॉप। साइकिल और बैलगाड़ी पर रॉकेट के पार्ट्स ढोकर देश के पहले साउंडिंग रॉकेट को समुद्र किनारे लॉन्च किया गया। उसी दौर में जब उनका विवाह तय हुआ तो वे इतने समर्पित थे कि रॉकेट टेस्टिंग में लगे रहे और सगाई में पहुंच ही नहीं पाए। लेकिन यह समर्पण व्यर्थ नहीं गया। 1969 में जब उन्हें SLV-3 प्रोजेक्ट की कमान मिली तो उन्होंने कहा, कम पैसों में 2 प्रोजेक्ट करेंगे, SLV और PSLV एक साथ। सरकार ने फंड देने से मना कर दिया, पर इंदिरा गांधी ने व्यक्तिगत रूप से थोड़ा सहयोग किया। फिर शुरू हुआ 1 दशक लंबा संघर्ष, 365 दिन, रोज 18 घंटे काम, सिर्फ 2 छुट्टियां, मां और पिता के देहांत पर। लेकिन 1979 में जब SLV-3 लॉन्च फेल हो गया, पूरा देश देख रहा था। कलाम टूट चुके थे। प्रेस मीट थी, कलाम सोच रहे थे कि मीडिया कैसे सवाल करेगी, पर तभी उनके अध्यक्ष प्रोफेसर सतीश धवन आगे आए। फेलियर मेरा है, टीम की नहीं। 1 साल बाद यही टीम इसे फिर लॉन्च करेगी। उन्होंने टीम को ढक लिया और 1 साल बाद 1980 में SLV-3 सफल हुआ। भारत का अपना सैटेलाइट रोहिणी अंतरिक्ष में पहुंच गया। इस बार माइक धवन ने कलाम को दिया, कहा, अब तुम बोलो, क्योंकि ये सफलता तुम्हारी है। डॉक्टर कलाम ने यही लीडरशिप जीवन भर सीखी और सिखाई। जब फेल हो तो दोष लो अपने ऊपर, जब सफल हो तो श्रेय दो अपनी टीम को। भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उनकी जिंदगी सिर्फ विज्ञान की नहीं, सादगी और आत्मबल की भी कहानी है। एक दिन संदेश आया, देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उनसे मिलना चाहती थी, पर कलाम साहब घबरा गए। बोले, भाई, मेरे पास तो ढंग के कपड़े नहीं हैं। मैं तो चप्पल में फटे पुराने कपड़ों में घूम रहा हूं। ऐसे में मैं प्रधानमंत्री से कैसे मिलूं? यह सुनकर उनके मार्गदर्शक प्रोफेसर सतीश धवन मुस्कुराए। उन्होंने कलाम की आंखों में देखा और कहा, कलाम, तुम्हें कपड़ों का सूट नहीं चाहिए। तुम पहले ही सफलता का सूट पहन चुके हो। प्रधानमंत्री को तुम्हारे कपड़े नहीं, तुम्हारी मेहनत और प्रतिभा से मिलना है। वो एक क्षण, एक संवाद, जिसने कलाम को जीवन भर के लिए आत्मबल दे दिया। वो दिन केवल एक वैज्ञानिक की प्रधानमंत्री से मुलाकात का नहीं था, बल्कि यह उस सोच की जीत थी जो कहती है, कपड़े नहीं, विचार और कर्म आपकी पहचान है। भारत की सीमाएं अशांत थीं। चीन और पाकिस्तान अपने अपने मिसाइल कार्यक्रमों में तेजी ला रहे थे। इंदिरा गांधी ने उनसे कहा, डॉक्टर कलाम, अब आपको देश की सुरक्षा के लिए मिसाइल बनानी होगी। यह समय सिर्फ विज्ञान का नहीं, देश रक्षा का है। उसी समय एक और ऐतिहासिक मुलाकात हुई। डॉक्टर कलाम की पहली मुलाकात अटल बिहारी वाजपेयी से। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? यह थी भारत को मिसाइल तकनीक में आत्मनिर्भर बनाना। 1983 में जब भारत ने IGM-DP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की,
तब कोई नहीं जानता था कि यह प्रोग्राम भारत को कहां ले जाएगा। कलाम जी के नेतृत्व में भारत ने पहली बार अपनी पृथ्वी, आकाश, नाग और अग्नि जैसी मिसाइलों का निर्माण किया। पर इस यात्रा के शुरू होने से पहले क्या आपको लगता है कि डॉक्टर कलाम को यह राह आसान मिली होगी? नहीं, यह यात्रा कठिनाइयों से भरी थी। दुनिया भर के विकसित देशों ने उन्हें संदेह की नजर से देखा। हर एक कदम पर भारत को चुनौती दी गई। कलाम जी की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? उनके अंदर असफलताओं से घबराने का नाम नहीं था। अग्नि मिसाइल का पहला परीक्षण असफल हुआ, लेकिन डॉक्टर कलाम ने कभी हार नहीं मानी। हार से घबराने के बजाय हमने सीखा कि हमें अगली बार और भी बेहतर करना है। यह सोच ही उन्हें एक मिसाइल मैन बना गई। एक बार जब भारत ने पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण किया, उस दिन डॉक्टर कलाम के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उनके माथे की शिकनें जो हर बार बढ़ जाती थीं, अब हल्की हो चुकी थीं। आप सोच सकते हैं वह क्षण क्या रहा होगा जब भारत ने दुनिया को यह दिखाया कि हमारे पास अब अपनी मिसाइल तकनीक है। यह न केवल डॉक्टर कलाम की जीत थी, बल्कि यह पूरी भारतीय टीम की सफलता थी जो दिन रात एक कर दिया था। लेकिन क्या आपको पता है उनकी असली शक्ति कहां थी? वह थी उनकी आस्था। डॉक्टर कलाम का मानना था कि अगर हम देश की सेवा में ईमानदारी से काम करते हैं तो हमें कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। यह विश्वास उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति देता था। और फिर एक दिन वह आया जब अग्नि और पृथ्वी जैसे मिसाइलों ने भारतीय रक्षा को एक नई दिशा दी। भारत को अब अपनी रक्षा में दुनिया के समक्ष गर्व महसूस हो रहा था। और अब जब लोग उन्हें मिसाइल मैन के नाम से पुकारते थे, तो क्या आप जानते हैं कि उन्होंने इसका क्या जवाब दिया? यह सिर्फ मेरी मेहनत का परिणाम नहीं है, यह उन सभी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की मेहनत का नतीजा है जिन्होंने भारत को गर्व महसूस कराया। डॉक्टर कलाम के इस कथन ने साबित किया कि वह केवल एक महान वैज्ञानिक ही नहीं, बल्कि एक सच्चे नेता थे जो अपनी सफलता का श्रेय टीम को देते थे। आज जब हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को याद करते हैं, तो क्या हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि उनकी सफलता का असली राज्य क्या था? उनकी असफलताओं से कभी हार न मानने की जुनून, उनकी टीम के प्रति निष्ठा और उनकी देश प्रेम। बिल्कुल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी के रिश्ते में कई ऐसे ऐतिहासिक और भावनात्मक क्षण थे जो देश की राजनीति और विज्ञान दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित हुए। इस डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट में हम उस समय को दर्शाते हैं जब अटल बिहारी वाजपेयी ने डॉक्टर कलाम को अपनी सरकार में मंत्री बनने का प्रस्ताव दिया। 1998 भारत ने पोखरण की धरती पर वह कर दिखाया जो दुनिया की बड़ी ताकतों को भी चौंका गया। ऑपरेशन शक्ति, भारत का परमाणु परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा। उस ऐतिहासिक क्षण के पीछे एक नाम और था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वह वैज्ञानिक जिसने चुपचाप बिना दिखावे के देश को परमाणु शक्ति संपन्न बना दिया। 1998 रेगिस्तान की तपती जमीन, पोखरण की रेत में दबी एक रहस्य, भारत कुछ बड़ा करने जा रहा था। हर हरकत पर नजर थी। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने भारत पर उपग्रहों के जरिए चौकसी बिठा रखी थी। उनका दावा था, अगर भारत कोई परमाणु गतिविधि करेगा तो हम तुरंत जान जाएंगे। लेकिन भारत ने उन्हें चकमा दे दिया। डॉक्टर कलाम और प्रोफेसर राजागोपाल चिदंबरम की टीम ने दिन में काम रोक दिया। रात में करते रहे तैयारियां। सैटेलाइट के आने जाने का समय देखकर चलते। रेगिस्तान में मशीनें भी जंगल सफारी वाहनों की तरह छुपाई जाती। हमारे पास विज्ञान था, हौसला था और देशभक्ति। बाकी सब इंतजाम हमने रेगिस्तान से करवा लिए। और फिर 11 मई 1998 धड़ाम, शक्ति, भारत की वैज्ञानिक आत्मा की गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। हमने आज एक नहीं 3 परीक्षण किए हैं। भारत अब एक परमाणु शक्ति है। अमेरिका चौंक गया। हाउ डिड इंडिया डू दिस? CIA फेल हो गई। उनकी रिपोर्ट में लिखा गया, हमें भारत के परमाणु परीक्षणों से चौंका दिया गया। और तब से पूरी दुनिया जान गई, भारत सिर्फ सपने देखने वाला देश नहीं, वो उन्हें सच करने का साहस भी रखता है। सपने वो नहीं जो नींद में आए,
सपने वो हैं जो आपको सोने न दें। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पोखरण के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने डॉक्टर कलाम को बुलाया और कहा, डॉक्टर कलाम, आप हमारे विज्ञान के स्तंभ हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरी सरकार में एक मंत्री बने। रक्षा, विज्ञान या शिक्षा, जो भी विभाग आप चुने, देश को आपकी जरूरत है। डॉक्टर कलाम चौंक गए। उन्होंने शांति से उत्तर दिया, अटल जी, मैं वैज्ञानिक हूं, मंत्रिमंडल में नहीं। मैं प्रयोगशालाओं में सेवा करना चाहता हूं। मुझे पद नहीं, काम दीजिए। अटल जी मुस्कुराए। उन्हें भी पता था, यह आदमी सिर्फ मिसाइल नहीं बनाता, यह आदमी उम्मीदें और आदर्श गढ़ता है। वो मंत्री नहीं बने, लेकिन बन गए भारत के मन के मंत्री। जब कोई व्यक्ति विज्ञान, देशभक्ति और मानवता को एक साथ जी लेता है, तो देश उसे सिर आंखों पर बिठाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनके अद्वितीय योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। साल 1981 पद्म भूषण भारत सरकार द्वारा विज्ञान और रक्षा में विशेष योगदान के लिए। 1990 पद्म विभूषण भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित, डीआरडीओ और इसरो में अभूतपूर्व कार्य के लिए। 1997 भारत रत्न, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत को परमाणु शक्ति बनाने और युवाओं को प्रेरित करने के लिए। 2000 रामानुजन पुरस्कार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट अनुसंधान और नेतृत्व के लिए। 2002 एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर लाइफ टाइम अचीवमेंट, जनता के राष्ट्रपति, मिसाइल मैन और युवा प्रेरक के रूप में। 2009 हूवर मेडल, यूएसए, अमेरिका का प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, मानवता की सेवा में इंजीनियरिंग के प्रयोग के लिए। 2013 वॉन ब्राउन मेडल, अंतरिक्ष विज्ञान में वैश्विक योगदान के लिए। पर शायद उनका सबसे बड़ा पुरस्कार वो मुस्कान थी जो उन्होंने हर बच्चे, हर युवा के चेहरे पर ला दी। कलाम सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, वो भारत के सपनों का नाम बन गए थे। वो मिसाइलों के विशेषज्ञ थे, विज्ञान उनके रोम रोम में था। लेकिन उन्हें एक दिन बुलावा आया राजनीति के सबसे ऊंचे शिखर से। साल था 2002। देश के राजनीतिक गलियारों में चर्चा गर्म थी कि भारत का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। तभी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उनकी गठबंधन सरकार ने एक नाम प्रस्तावित किया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। जब उन्हें यह प्रस्ताव मिला तो कलाम हैरान रह गए। वो बोले, मैं एक वैज्ञानिक हूं, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं राष्ट्रपति बनूंगा। लेकिन अटल जी का जवाब था सीधा और दूरदर्शी। देश को आज एक ऐसा राष्ट्रपति चाहिए जो युवाओं का सपना बन सके, और वो आप हैं डॉक्टर कलाम। कांग्रेस पार्टी ने भी तुरंत समर्थन दिया, क्योंकि ये कोई राजनीतिक चेहरा नहीं था, ये भारत की आत्मा का चेहरा था। 14 जुलाई 2002 डॉक्टर कलाम को 79.5% वोटों से देश का 11वां राष्ट्रपति चुना गया। इतिहास में सबसे अधिक समर्थन पाने वाले राष्ट्रपति उम्मीदवारों में से एक वैज्ञानिक जो पुस्तकालयों में बैठता था, अब राष्ट्रपति भवन में बैठने जा रहा था। लेकिन कलाम वहीं रहे, सादगी, किताबें और बच्चों से भरी अपनी दुनिया में। 25 जुलाई 2002 एक सादा कुर्ता पायजामा पहने, हाथ में बाइबल और भगवत गीता लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति भवन में प्रवेश किया। न कोई राजसी ठाठ, न कोई सत्ता की आभा, बस एक विनम्र मुस्कान और आंखों में सपनों की चमक। उनकी शपथ ली गई भारत के राष्ट्रपति के रूप में, और वहीं से एक नया इतिहास लिखा गया। राष्ट्रपति भवन, जो वर्षों से केवल राजनैतिक रस्मों और शिष्टाचार का स्थल माना जाता था, अब वहां बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती थी, किताबें खुलती थीं और युवा संवाद होते थे। डॉक्टर कलाम ने उस भवन को जनता का भवन बना दिया। 2007 5 वर्षों की सेवा के बाद डॉक्टर कलाम ने राष्ट्रपति भवन को अलविदा कहा। कोई विदाई भाषण नहीं, कोई शाही विदाई नहीं, बस एक सूटकेस, कुछ किताबें और दिल में एक मुस्कुराहट। जब उनसे पूछा गया, सर, क्या आप दोबारा राष्ट्रपति बनना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा, मैं एक शिक्षक हूं और अब मेरी क्लास मुझे बुला रही है।
वो आए तो वैज्ञानिक थे, लेकिन जब गए तो भारत की आत्मा बन चुके थे। जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति भवन में थे, तब उनका परिवार कुछ समय के लिए उनसे मिलने आया। जैसा कि परंपरा है, उनके परिजनों के रहने और खाने की व्यवस्था राष्ट्रपति भवन के खर्च पर की गई। लेकिन कलाम को जब इस बात की जानकारी मिली, डॉक्टर कलाम, सरकारी धन मेरे निजी कामों के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये मेरा कर्तव्य है, मैं इसका भुगतान स्वयं करूंगा। उन्होंने अपने परिवार के ठहरने और भोजन का पूरा खर्च अपनी जेब से चुकाया, क्योंकि उनके लिए राष्ट्रपति होना पद नहीं था, वह एक जिम्मेदारी थी, एक अवसर था अपने मूल्यों को जीने का। ऐसे थे हमारे राष्ट्रपति जो पावर नहीं, प्रेरणा बन गए। 27 जुलाई 2015 शिलांग में एक व्याख्यान देते हुए वो मंच पर ही गिर पड़े। उनके आखिरी शब्द थे, फनी गाय, आर यू डूइंग वेल। वो जीवन भर युवाओं से कहते रहे, सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने न दें। और आज भी जब कोई बच्चा किताब उठाता है, जब कोई युवा बड़ा सपना देखता है, जब कोई शिक्षक अपने छात्रों को प्रेरित करता है, तो वहां कहीं डॉक्टर कलाम मुस्कुरा रहे होते हैं। उनकी मृत्यु हुई, लेकिन वो कभी गए नहीं, क्योंकि सपने मरते नहीं। और डॉक्टर कलाम एक सपना थे इस देश का। भारत उन्हें कभी नहीं भूलेगा। अगर आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें थैंक यू डॉक्टर कलाम, और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ सुनने की नहीं, साझा करने की होती हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही दिल को छू जाने वाली कहानियां हर हफ्ते। डॉक्टर कलाम के शब्दों में ही कहें तो, बड़े सपने बड़े सपनेदारों के हमेशा परे जाते हैं। जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।